मैनेजमेंट बच्चे आपको अपने हॉस्टल में अखराजात बर्दाश्त करने के लिए, अपने मंथली एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए कुछ खास अमाउंट जो है वो घर वाले देते थे। उसको, उस पैसे को जो है वो आपने किस तरीके से जो है वो मैनेज करना था, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना था कि आपके जो मामलात हैं वो बड़े आसान तरीके से जो है वो सॉल्व हो जाए, महीने में आपको जो है वो उधार ना लेना पड़े किसी से भी। वो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सादा लफ्जों में बताएं। ठीक है। और जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट को जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि मेरे समेत जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, आई होप आप लोग भी जो हॉस्टल में रहे होंगे वो इस बात से एग्री करेंगे कि स्टूडेंट के पास महीने के पहले 10 दिन के अंदर जो है वो पैसे खत्म हो जाते हैं, और अगले 20 दिन जो है वो मांग मांग के जो है वो अपना जो है वो गुजारा, 100 इधर से पकड़े, 200 उधर से पकड़े, फलाने 2 से पकड़े, और दोबारा दोस्तों को वापस भी नहीं करना। किसी की भी दोस्ती का अंदाजा कौन कितना अच्छा दोस्त है वो वहां से पता चलता है कि आप उसके पैसे वापस करते हैं कि नहीं करते। अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है तो उसके कभी पैसे वापस नहीं किए जाते, हमेशा अजनबी या बस ब्राय नाम दोस्तों के पैसे वापस किए जाते हैं। ये मैं इस बात को समझता हूँ कि जो अच्छे दोस्त होते हैं उनके पैसे वापस नहीं करते कभी भी। खैर, इस पे आ जाते हैं बच्चे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ मनी। आपकी जो फाइनेंस है उसकी जो मैनेजमेंट है उसको किस तरीके से आपने मैनेज करना है, किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से आपने लेके चलना है, वो आपकी क्या होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए जो शख्स रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फाइनेंस मैनेजर। ठीक है, उसे हम बोलते हैं फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फाइनेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है या फाइनेंस मैनेजर होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, हम जरा उसके फंक्शंस को देख लेते हैं। एफएम, एफएम फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। इसका पहला जो है, पहला काम होता है एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। कैपिटल से मीन पैसा, कैपिटल पैसे को बोलेंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसने जो है वो ये देखना है कि आपके पास कंपनी को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। उसमें आपके कुछ चीजें होती हैं जो आपके फिक्स्ड एसेट है। मिसाल के तौर पे आप जो है वो बुटीक बनाने जा रहे हैं। बुटीक बनाने के लिए आपको बहुत सारी जो है वो चीजें चाहिए होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो परमानेंटली आपकी जो है वो बुटीक में मौजूद रहेंगी, उनको फिक्स्ड एसेट बोलेंगे। उसको खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। फिर डे टू डे जो आपके मामलात हैं, डे टू डे जो आपके जिसे हम कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल या वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरिएबल कॉस्ट नहीं, वर्किंग कैपिटल इसको बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल जो आपको डे टू डे पैसा चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप जो है वो घर में एक आपका फिक्स्ड एसेट होता है। फिक्स्ड एसेट होता है कि आप महीने का राशन इकट्ठा लेके आ गए, वो फिक्स्ड एसेट है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जो डेली की सब्जी आएगी, जो डेली के जो है वो कुछ छोटे मोटे घर की दवाई दारू के लिए जो पैसे होंगे, वो आपके जो है वो क्या होंगे, वर्किंग कैपिटल होगा। वो कहाँ से आएंगे, उसको कैसे अरेंज करना है। और तीसरी चीज, अगर आपने घर के अंदर कुछ रेनोवेशन करानी है, कोई रंग करवाना है, कोई नई टाइल्स लगवानी है, कोई नया जो है वो क्या कहते हैं रूम तैयार करना है, कुछ और इंटीरियर जो है वो आपने चेंजेस लेके आनी है, तो वो आप उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये सारे की सारी जो है वो क्या होती है, फाइनेंस मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। कि उसने देखना है कि आपको जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो कहाँ से आएगी और कितनी आएगी और कितनी रिक्वायर्ड है। दूसरा, दूसरी चीज बेटा है डिटर्मिनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखिए बच्चे, दुनिया में जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, दुनिया में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो ये नहीं करते, या बिजनेस वुमेन होती हैं, वो ये ऐसे नहीं करती कि सारा अपनी जेब से ही पैसा लगा देते हैं। सियाने लोग पता है क्या करते हैं, सियाने लोग अपना असल पैसा बचा के रखते हैं और उधार पे सारे काम चलाते हैं, और उधार से जो प्रॉफिट आता है वो वापस कर देते हैं, और जो है वो क्या कहते हैं उससे उधार वापस कर देते हैं, और बाकी जो है उनका बिजनेस स्टैब्लिश हो जाता है। आप एक फाइनेंस मैनेजर का ये काम होता है
कि उसने देखना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मतलब कितना पैसा आपको जो है वो लोन लेना चाहिए, कितना पैसा आप अपने अकाउंट्स में से लगाएं, तो जिससे आपका बिजनेस जो है वो चलता रहे। एक मिक्स चला के चलना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक घर खरीदने जा रहे हैं। अब घर खरीदने के लिए आप अपनी सारी की सारी सेविंग्स घर पे लगा देंगे? टेल मी वन थिंग, आप सारी सेविंग घर पे लगा देंगे? नहीं। अब क्या करेंगे, आप एक मिक्सचर बनाएंगे। आप कहेंगे कि मैंने इतनी सेविंग्स जो है वो घर पे लगानी है, इतनी जो है वो मैंने घर पे लगानी है, और इतने पैसे जो है वो मैंने बैंक से लोन लेने हैं, या मैंने किसी दोस्त से लोन लेना है, या किसी मैंने बिजनेसमैन से लोन लेना है, या किसी भी जानने वाले से लोन लेना है। इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करना। तो ये फाइनेंस मैनेजर बताएगा कि आप कितना अपने अपने अकाउंट्स में से लगाएं, कितना जो है वो आप लोन लें। तो ये चीजें जो है वो फाइनेंस मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद थर्ड चीज बेटा जो आपकी आ जाती है, दैट इज चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड। फाइनेंस मैनेजर बताता है कि आपके पास फंड्स हासिल करने के लिए कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं। ये मैं कंपनी का मालिक हूं, मैं चाहता हूं, मरियम मेरी जो है वो फाइनेंस मैनेजर है, मैं अब कहता हूं कि मुझे नहीं पता, मरियम बताया मुझे 1 अरब रुपया चाहिए, तो कहाँ से आएगा? वो कहती है कि सर 1 अरब रुपया तो आपको जो है वो कहीं से भी नहीं आएगा, थोड़े पैसे कम कर लें। तो पैसे कम कर लेते हैं, बर्थडे पार्टी की एग्जांपल कर लेते हैं। आपने बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है, तो बर्थडे पार्टी अरेंज करने के लिए आपके पास सोर्सेज ऑफ फंड्स कौन कौन से हैं? सोर्सेज ऑफ फंड्स जो है वो मुझे ना एक बच्ची की ना बात से ये याद आ गया, एक जोक। एक आदमी को ना, स्टेज ड्रामे का एक बड़ा फेमस जोक है। तो वो लड़की को ना एक लड़के को डांसर लड़की से मोहब्बत हो जाती है। तो वो से कहता है कि तुम ना मेरी खातिर, तो पंजाबी में कहता है तू मेरी खातिर नचना छोड़ दे। वो कहती है कि भाई मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, कर्जा बहुत है इसलिए मैं नाचती हूँ। कहता है कि कितना कर्जा तुम्हारा, मैं उतारूंगा तुम्हारा कर्जा। तो वो कहता है, वो कहती है कि पूरा 1 करोड़ रुपया। तो वो फिर ना अपनी जेब को हाथ लगा के कहता है चलो 6 महीने और नाच ले, फिर बाकी कर्जा मैं ला दूंगा। मतलब कर्जा काफी ज्यादा था। तो वो कहता है कि तू 6 महीने और नाच ले, फिर बाद च आपा कर्जा ला लेंगे, मोहब्बत भी बाद में कर लेंगे। तो बात ये है कि आप उतनी जो है वो सोर्सेज ऑफ फंड आपको देखने हैं कि आपको वो एक एक्टिविटी के लिए फंड्स के सोर्सेज जो है वो कहाँ से मिल सकते हैं। मतलब आपकी बर्थडे पार्टी है तो आपके सोर्सेज कुछ आपकी अपनी पॉकेट मनी होगी, कुछ पेरेंट्स से मिलेंगे, कुछ चाचू मामू से मांगेंगे, कुछ जो है वो बड़े बहन भाइयों से मांगेंगे, कुछ जो है वो दोस्त से मांग लेंगे, बोरो कर लेंगे, और उसके बाद जो है वो आप बर्थडे पार्टी कर लेंगे। बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। बिजनेस में आप कुछ बैंक से लोन लेते हैं, कुछ आपके रिलेटिव्स होते हैं जो, या कुछ आपके दोस्त होते हैं जिनके आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, और वो आपको बहुत हंसी खुशी जो है वो लोन दे देते हैं। मतलब आपकी टर्म्स उनके साथ अच्छी होती है। कुछ आप अपने सेविंग्स को लगाते हैं, कुछ आप जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लेकर जाते हैं। और तुम मतलब ये कि आपको एक पॉसिबल ऑप्शंस मिल जाती हैं कि आप किस किस तरीके से जो है वो लोन हासिल कर सकते हैं, अपने फंड्स इकट्ठे कर सकते हैं, ताकि आपकी कंपनी का काम जो है वो चलता रहे। उसके बाद आपका बच्चे आ जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने इस बात को मेक श्योर करना है कि जो फंड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सही जगह पे लगे, वो सही जगह पे लगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे मेरे पास मैं कंपनी को एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मुंह उठा के तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाती ना। आपको थोड़ा सा उसके ऊपर देखना पड़ता है कि यार ये जो प्रोजेक्ट जिसके अंदर मैं इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इस पे मुझे प्रॉफिट कितना होगा, इसमें मुझे लॉस होगा या क्या होगा। वो सारी चीजें करने के बाद फिर आप देखते हैं कि अगर आपको सेटिस्फेक्शन हो आपकी जो है वो, फिर आप जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही अपना पैसा किसी चीज में झोंक नहीं देते। ठीक हो गया बच्चे? तो ये आपका क्या होता है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ कैश। मैनेजमेंट ऑफ कैश का मतलब ये होता है कि अब देखें, अ,
जो आपको एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपके हस्बैंड या आपके हस्बैंड की जो सैलरी है, लड़कियां ज्यादा तो मैं हस्बैंड ही रखूंगा, लड़के तो खुद ही हस्बैंड होते हैं। लड़कियों के जो हस्बैंड है, अब सपोज किसी के हस्बैंड की सैलरी 50,000 है या 1 लाख है, तो वो जो 1 लाख महीने के स्टार्ट में उनके घर आता है, वो क्या है? कैश इनफ्लो है। वो क्या है? कैश इनफ्लो। उसके बाद वो जो पैसा आपके घर से निकल के किसी दूसरी चीज में जाता है, आपके पार्लर के अखराजात, आपके राशन के अखराजात, आपके कपड़ों के अखराजात, मेकअप के अखराजात, ये सारे जो है वो क्या होता है? कैश आउटफ्लो होता है। ठीक है। अब आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि आपका कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो से ज्यादा ना हो। अगर आपका कैश आउटफ्लो कैश इनफ्लो से ज्यादा होगा तो फिर आप हमेशा नेगेटिव में जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इधर से सैलरी आएगी और उधर से सैलरी उधार में वापस चली जाएगी। हमारे मुल्क का भी तो यही हाल है ना, कि हमारे मुल्क ने क्या किया? हमारे मुल्क कमाता 100 रुपया था, खर्च 400 रुपया करता था। हर महीने या हर साल हम लोग 300 रुपए के मकरूज होते, मिसाल के तौर पे। और वो हर साल के साथ वो कर्जा जो है वो हमारा बढ़ता गया, और उस बढ़ते हुए कर्जे को उतारने के लिए हमें मजीद कर्जा लेना पड़ा, और वो मजीद कर्जे ने उसमें मजीद जो है वो इजाफा किया, और हम जो है वो आज इस कगार पे आके खड़े हैं। तो हमारा कैश इनफ्लो कम था, हमारा आउटफ्लो बहुत ज्यादा था। तो ये भी एक वजह बनी पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस की। तो फाइनेंस मैनेजर आपकी जो है वो कैश को जो है वो मैनेज करता है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी पर्सन जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो मुल्क के जो है वो मामलात को देख सके, मुल्क के मामलात को मैनेज कर सके, मुल्क की कैश को। इस हाक डॉलर साहब जो है वो थोड़े से थे मतलब समझदार, बट वो भी जो है वो हार मान गए हैं। प्रॉफिट्स। देखिए बच्चे, जो आप एक कंपनी कहते हैं, जो आप कंपनी स्टार्ट करते हैं ना, कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं, तो उस कारोबार में ये होता है, शुरू शुरू में ना हम घरों में ये टर्म सुनते होते थे कि भाई पहला जो कोई कारोबार आप स्टार्ट करते हैं ना, तो जो पहले 6 महीने होते हैं उसमें आपने कंपनी से कोई फायदा नहीं लेना, कारोबार से कोई फायदा नहीं लेना, बल्कि आपने क्या करना है? आपने सिंपली जो भी प्रॉफिट आपने अर्न किया वो दोबारा से उसी बिजनेस में डाल देना है। सारा जो प्रॉफिट आपको आएगा पहले 6 महीने वो उसी कारोबार में री इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है जी, हो गया री इन्वेस्ट। जो फाइनेंस मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर देखता है कि एक कारोबार में तीन जो है वो शेयर होल्डर्स हैं, ए बी और सी। अब उस कारोबार में जो है वो उनको प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का 1 महीने के अंदर। तो अब उन्होंने, जो फाइनेंस मैनेजर होगा वो देखेगा कि कितना जो है वो पैसा कंपनी के सेविंग अकाउंट्स में रखा जाए, यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल एसेट्स में रखा जाए, और कितना पैसा जो है वो इनको आपस में प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। जिसका जितना शेयर होगा उसको उनको प्रॉफिट दे दिया जाएगा, और सारा पैसा प्रॉफिट्स में नहीं लगाया जाएगा। कुछ पैसा रखा जाएगा कारोबार के अंदर री इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ पैसा जो है वो सेविंग्स में रखा जाएगा, और बाकी जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये फाइनेंस मैनेजर की जो है वो जिम्मेदारी होती है। तो बच्चे, ये कुछ फंक्शंस थे जो फाइनेंस मैनेजर के हमने डिस्कस किए, और आई होप आप लोगों को जो है वो फाइनेंस मैनेजर की जिम्मेदारियां समझ आ गई होंगी कि वो करता क्या है। करना ये नाम से पता है कि पैसे की मैनेजमेंट करनी है, तो वो जो है वो ये सारे काम करता होता है। ठीक है। अब बच्चे, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आसान से मुश्किल की तरफ, या मुश्किल से आसान की तरफ। आप मुझे बता दें, उसी तरीके से मैं लेके चलूंगा आप लोगों को। मुश्किल से आसान की तरफ चले। मुश्किल से आसान की तरफ, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर मुश्किल से आसान की तरफ चलते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होती है? एनीवन जिसने कैपिटल बजटिंग को सुना हुआ हो, या उसके बारे में देखा हो, या पता हो? जो ज्यादा होती है, वेरी गुड, जो ज्यादा होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक कारोबार है ए, एक प्रोजेक्ट है ए, और एक प्रोजेक्ट है बी। अब इन प्रोजेक्ट में क्या होता है? आपको ऑफर हुई है कि इन दो प्रोजेक्ट्स ने आपको ऑफर किया है कि आप जो है ना हमारे हम में पैसा इन्वेस्ट करें, तो आपको जो है ना बड़ा फायदा होगा। आपने कहा ठीक है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करना है या बी में करना है। ठीक है। सपोज आपने जो है वो
100 रुपया इन्वेस्ट करना है। अब आपने इसमें करना है या इसमें करना है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये कैपिटल बजटिंग आपको बताएगी। इसमें क्या होगा, आप देखते हैं ए में इन्वेस्ट किया, तो आप कहते हैं कि ए में इन्वेस्ट करने के बाद मुझे मेरा ओरिजिनल पैसा कितने अरसे में वापस मिल जाएगा। मतलब 100 रुपया आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको कितना प्रॉफिट आएगा या कितने जल्दी आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास वापस आ जाएगी। तो ए प्रोजेक्ट में 2 साल के अंदर आ जाएगी, बी प्रोजेक्ट में अगर करते हैं तो 1.5 साल के अंदर आ जाएगी। तो किस प्रोजेक्ट में करना चाहिए, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें 1.5 साल के अंदर वापस आ जाएगा या जिसमें 2 साल के अंदर? ठीक है, बी में करना चाहिए। उसके बाद ए बिजनेस के क्रैश होने के चांसेस या इसके रिस्क जो है वो इसके अंदर मैक्सिमम है, इसके इसका मैक्सिमम रिस्क है। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि जिसके ऊपर लेजिस्लेशन इन फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट के लिए ये हार्मफुल हो सकता है, तो इसके ऊपर चांसेस है कि ये फ्यूचर में बैन हो जाए, खत्म कर दिया जाए इसको, जबकि ये जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। अब बताएं कौन सा बिजनेस जो है वो जो है वो बेहतर है इन्वेस्ट करने? फिर भी बी है। तो आप कैपिटल बजटिंग में डिफरेंट पैरामीटर्स देखते हैं, और उन डिफरेंट पैरामीटर्स की बेसिस पे आप फिर एक एस्टिमेटेड वैल्यूज निकालते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपको किस कारोबार में या किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है और किस में इन्वेस्ट नहीं करना। कैपिटल बजटिंग समझ आ गई बेटा? कि कैपिटल बजटिंग क्या होती है? एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप ये देखते हैं कि आपको किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये आपका हो गया कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग एक ऐसा सवाल है जो तकरीबन हर साल ही अब एग्जामिनर पेपर में पूछता है। किसी साल इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है और किसी साल इसके ऊपर थ्योरी आती है। ज्यादातर जो है वो थ्योरी इसके ऊपर आने लग गई है, लेकिन ये सवाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से समझ लीजिएगा। अब बच्चे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कैपिटल बजटिंग के? मैं आप लोगों से अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गया तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव बताएं क्या होगा? द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। ऑब्वियसली आप उसी कारोबार में पैसा लगाएंगे ना जिसमें आपको जो है वो फायदा ज्यादा होगा। मैक्सिमम शेयर होल्डर्स वेल्थ, आप ये देखेंगे कि उस कारोबार में इन्वेस्ट करें जिससे आपके शेयर होल्डर को भी ज्यादा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। उसके बाद लो रिस्क या रिस्क मैनेजमेंट, ये आपको रिस्क मैनेजमेंट में भी मदद करता है या इस बात को इंश्योर करता है कि आप लेस रिस्की कारोबार में इन्वेस्ट करें। उसके बाद ये फ्रूटफुल या ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे यकीन रखता है। मतलब इसका मानना ये है, इस टेक्निक का मकसद ये है कि आप इस तरीके से अपने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें कि उसका फायदा देर पा हो, लंबे अरसे तक हो, ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है। उसके बाद ये कंपनी को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में मदद देता है। मतलब लॉन्ग टर्म आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आप बड़ा सिक्योर करके जो है वो करते हैं। उसके बाद अ, इस बात को भी ये इंश्योर करता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं वो लीगल कॉम्प्लायंस के साथ जो है वो क्लैश ना करता हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कारोबार में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं बट वो कारोबार इन्वायरमेंट रेगुलेशंस के अगेंस्ट है। ठीक है, क्या है वो? इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से जो है वो हार्मफुल है, या आप कोई ऐसा कारोबार कर रहे हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज के जुमरे में आता है।
या एंटी इस्लामिक है, तो अचानक आपके मुल्क में आसिफ जरदारी साहब इस्लामी इनकलाब लेके आ गए, या मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो इस्लामी इनकलाब लेके आ गए, तो फिर क्या होगा? तो आपने ये भी देखना है कैपिटल बजटिंग के अंदर कि आप लीगल कॉम्प्लायंस के साथ जो है वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अब इसमें बच्चे कुछ, ये सारी चीजें करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको आपने याद रखना है। यहाँ पे टेक्निक्स में थ्योरी के अंदर आपको समझाऊंगा, और इनकी जो एक इन्हीं टेक्निक्स के ऊपर एक न्यूमेरिकल की वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, तो आपने वो वाली वीडियो भी देख लेनी है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल आता हो तो उस तरीके से करना है, टेक्निक्स को आपने समझ लिया थ्योरी के तौर पे कैसे करना है। टेक्निक्स बच्चे इसके अंदर, वन इज जो मेजर जो यूनिवर्सल टेक्निक्स है, मतलब जो हर जगह पर यूज होनी चाहिए, चार पांच टेक्निक वो ये हैं। पे बैक पीरियड, नाम से पता चल रहा है। पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है? पे बैक पीरियड का मतलब ये होता है कि कितनी जल्दी आपको आपकी इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगी। नाम से पता चल रहा है ना, पे बैक पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है वो 1,000 रुपए का जो है वो कोई कारोबार शुरू किया, और वो कारोबार पर मंथ आपको जो है वो 200 रुपए का फायदा देता है, ठीक है। ये बेटा कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो इसकी पहला जो टेक्निक है वो है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मतलब ये है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो कितने टाइम में आपको वापस मिल रही है, वो आपका पे बैक पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1,000 रुपीज किसी कारोबार में इन्वेस्ट किए, और उस कारोबार से आपको पर मंथ 200 रुपए का फायदा हो रहा है। तो आपके ख्याल में कितने मंथ के अंदर जो है वो आपको आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगी? 200 अगर हर मंथ में हो रहा है तो 5 मंथ के अंदर आपको जो है वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगी। प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब ये है कि सारे अखराजात निकालने के बाद आपको जो है वो बचत हो रही है। तो इसका मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो इन्वेस्टमेंट आपकी 5 मंथ के अंदर वापस आ जाएगी, और उसके बाद फिर आपका फायदा ही फायदा है। बात समझ आ गई पे बैक पीरियड की? उसके बाद आपकी आ जाती है नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसको हम एनपीवी भी बोलते हैं। अब इसका मतलब ये होता है, इसको अगर देखें, कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज, कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज। यानी कि इसमें आप क्या करते हैं, अ, आप ये देखते हैं कि आपके इनकम कितनी है और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है कि ये कारोबार प्रॉफिटेबल है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आती है तो कारोबार क्या है? प्रॉफिटेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो 1 लाख रुपया कमाते हैं, ये आपका कैश इनफ्लो है। कैश आउटफ्लो है आपका 80,000। 80,000 बचे, आपका कैश आउटफ्लो है। आपका आंसर आया 20,000। और एक कारोबार है वहां पर आप 1 लाख आपका जो है वो कैश इनफ्लो है, और 1,20,000 आपका कैश आउटफ्लो है, ठीक है। अब यहां पर आपका आंसर आ रहा है -20,000। कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो बेहतर है? किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? विच वन इज प्रॉफिटेबल? ऑब्वियसली ए, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ज्यादा है। बात समझ आ रही है? ये वही चीजें हैं जो हम डेली लाइफ में अपने घरों में कर रहे हैं। हम यही तो करते हैं अपने घर के अंदर, कि हम देखते हैं कि हम कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो देखते हैं कि वो हमारे बजट के अंदर अगर फॉल नहीं करी, हमारे बजट को माइनस में लेके जाती है, तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। बात समझ आ रही है ना आपको?
तो नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव होगी तो प्रॉफिटेबल है, नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव होगी तो आप उस प्रॉफिट बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और माइंड में रखिएगा, अगर दो तीन बिजनेस हैं और दो तीन बिजनेस ही नेगेटिव में वैल्यू दे रहे हैं तो फिर बताएं उनमें से जिसमें सबसे कम नेगेटिव वैल्यू होगी उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे या किसी में भी नहीं इन्वेस्ट करेंगे? किसी में भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे भाई। अक्लमंद बंदा तो किसी में भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। कौन ऐसा बंदा जो हमेशा नेगेटिव जाएगा, जो हमेशा नेगेटिव में रहेगा? नेगेटिव में आपको 1 रुपया भी नेगेटिव में पड़ रहा है तो आप कहेंगे मैं तो नहीं करता इसमें इन्वेस्ट। हाँ, 1 रुपया अगर पॉजिटिव में जा रहा तो फिर आप जरूर कर लेंगे। नहीं, अगर मैंने कहा कंपैरिजन में करना और फिर भी अगर ये ऑप्शन हो कि आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप तीनों में कर दें या तीनों में ना करें। अब ये ऑप्शन ना होना तो अल्लाह माफ करे, ये कौन सा जो है हमें तख्ता दार पे खड़ा किया हुआ है। ऑप्शन है आपके पास, ये ऑप्शन होती है कि आप ना इन्वेस्टमेंट करें, आप वेट कर लेंगे भाई थोड़ा सा हालात ठीक होंगे, इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। तो ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। तो बच्चे समझ आ गए कि नेट प्रेजेंट वैल्यू और पे बैक पीरियड क्या होता है? उसके बाद आपका आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, ये भी आपका बताता है कि आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो फायदेमंद रहेगी या नहीं रहेगी। इसका एक फार्मूला माइंड में रख लें, फिर आपको जो है ना समझने में आसानी होगी। इसका फार्मूला होता है PI = आपका जो है वो कैश इनफ्लोस डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये एक फार्मूला याद रखना है। कैश इनफ्लोस मतलब आपके जो है वो टोटल कैश इनफ्लोस कितने हो रहे हैं, कैश इनफ्लोस कितने। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने कारोबार में लगाया 1,000 रुपये, 1,000 रुपये लगाए। अब आपका क्या हो रहा है, हर महीने आप जो है वो 200 रुपया प्रॉफिट ले रहे हैं, 200 रुपये प्रॉफिट ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 5 साल में जो है वो आपका पैसा आपको वापस आ जाएगा। अब ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद रहेगी या नहीं रहेगी, तो हम क्या करेंगे, हम कैश इनफ्लोस को डिवाइड कर देंगे टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट में। 5 साल का कैश इनफ्लो कितना होगा, 200 को 5 दफा जमा करें तो ये 1,000 हो जाएगा। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो आपकी वैसे 1,000 है। आंसर क्या आ गया, 1। अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आंसर 1 आ जाए तो आपकी मर्जी है, इन्वेस्ट करें ना करें, ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। लेकिन अगर आपका आंसर 1 से ज्यादा आता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आंसर 1 से ज्यादा आता है, यानी कि इसको कैलकुलेट करने के बाद, तो आप उस प्रॉफिट बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो बिजनेस आपके लिए फायदामंद रहेगा। लेकिन अगर उसका आंसर <<1 आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाते हैं 1 हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाला वैल्यूज कैश इनफ्लोज को डिवाइड करके इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे, तो आंसर आया 1.9 और एक का आया 0.9। किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? ऊपर वाले में जिसका 1.9 आ रहा है। अब एक करते हैं, एक है 1.9, 1 और 0.7, विच वन इज मोर प्रॉफिटेबल? ऑब्वियसली 1.9 इज मोर प्रॉफिटेबल, क्योंकि उसके अंदर जो है वो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा है, आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है। एक आए तो फिर आपको करने की जरूरत ही नहीं है, एक में लोग नॉर्मली करते नहीं। एक का मतलब है ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, तो ऐसी चीज में हाथ ही क्यों डालना जिसका ना फायदा है ना नुकसान है। नहीं बेटा, कैश इनफ्लो जो है वो आपका पैसा आने से पहले, ये तो एक पैसे, हाँ ये एक रफ एस्टिमेट होता है।
एक रफ एस्टिमेशन होती है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैं एक कारोबार लगाऊंगी, उसमें अप्रोक्सीमेटली मुझे पर मंथ जो है वो इतना फायदा हो रहा है, अगर होगा तो मुझे कितना जो है वो इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकलेगा। आप ये एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं, जब इन प्रोजेक्ट जाते हैं तो वो इन्हीं वैल्यूज के करीब तरीन ही आंसर आता है। ये पेपर वर्क होता है, अकाउंटिंग टेक्निक्स होती हैं जो आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले एक सपोज्ड वैल्यूज के साथ लगाते हैं, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं कि इतना इतना आंसर आ सकता है, इतना इतना प्रॉफिट हो सकता है। आप जब कोई कारोबार करती है ना, तो बहुत अरसे से कोई कारोबार कर रही हो, हाँ, इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं बाजू का, तो आपके क्या क्या, मेरी एक बात सुन ले जरा। आप जब एक काम 10 साल से कर रही है ना, फॉर एग्जाम्पल कि 10 साल से कोई काम कर रही हैं, तो आपको उसकी हर छोटी सी छोटी खामी और उसकी जो है वो स्ट्रेंथ का पता चल जाता है। ठीक है, तो आप 2 मिनट में बता देती हैं कि जब आपके सामने प्रोजेक्ट आता है, आप कहते हैं नहीं यार इसमें ये नुकसान हो सकते हैं, ये फायदे हो सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इतना प्रॉफिट आएगा, इतना इसमें नुकसान होगा। वो आपकी जो सपोजिशन होती है वो बिल्कुल ठीक होती है, बट अगेन रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है कि आपके बाजू का जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो गलत भी हो जाते हैं बाजू। कभी कभार आपका एक्सपीरियंस गलत भी हो जाता है, बट मैक्सिमम टाइम वो सही होता है। तो ये एक्सपीरियंस की बेस पे जो है वो कैपिटल बजटिंग होती है। आपका एक उस वर्क एक्सपीरियंस कितना है वो आपको बताता है कि आपको कितनी जो रियलिटीज, ग्राउंड रियलिटीज का कितना पता है आपको। फिर मुल्क की हालात को भी माइंड में रखना होता है। तो उन तमाम चीजों को देख के फिर आप ये चीज माइंड में एक अकाउंट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया बेटा। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसको बोलते हैं IRR। बेटा बिजनेस इनिशिएटिव्स लेते हैं ना, मैंने आपको बड़ा अच्छा एक बिजनेस इनिशिएटिव बताया था, 70,000 की इन्वेस्टमेंट है, वो करें, डायपर्स बच्चों के सेल करें और प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाएं। मैंने आपको बड़ा अच्छा एक मसला दिया था, आप जाके चाइनीज प्रोडक्ट है उसको परचेज कर लें, 70,000 की इन्वेस्टमेंट कर लें, अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा। Amazon, हाँ जी, Amazon पे जो है वो अवेलेबल है। एग्जैक्टली exactly, न्यू बिजनेस बेटा, ये कैपिटल बजटिंग न्यू बिजनेस से मुराद आप बिल्कुल शुरू से बिजनेस स्टार्ट करें, या अगर तो न्यू बिजनेस स्टार्ट करें उसमें भी सेम यही चीज ही है। न्यू बिजनेस के लिए भी यही होगा और किसी न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए भी यही होगा जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेसिकली रिस्क बता रहा होता है। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक सादा लफ्जों में इसको मैं समझा दूं तो आपको आइडिया हो जाएगा। आपने 1,000 रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उस पे आपको IRR मिला सपोज 20%। व्हाट डज इट मीन? IRR 20% मीन्स, इसका मतलब ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर आपको 20% का जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। मतलब आपका 1,000 तो रिटर्न हो ही जाएगा, 1,000 तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ ही जाएगी, उसके अलावा आप 20% जो है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। अब 1,000 का 20% क्या होता है? 1,000 इंटू 200 रुपये तकरीबन बनेगा, 200 रुपये आपका जो है वो। तो एक बिजनेस का IRR जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो 20% आपको जो है वो प्रॉफिट दे रहा है, और एक जो है वो 17% दे रहा है। विच वन इज बेटर? 20% वाला, ऑब्वियसली 20% वाला बेटर है। अब एक बात याद रखिएगा, IRR को जो है ना न्यूमेरिकल, जब आप उसकी वीडियो देखेंगे देन यू विल हैव मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली इसमें होता क्या है, IRR में हम ये करते हैं, हम वो रेट, वो परसेंटेज फाइंड करते हैं जिसके ऊपर कैश इनफ्लो
और कैश आउटफ्लो का जो आंसर है वो क्या आ जाता है, जीरो आ जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, इसका एक फार्मूला होता है। हमने उस फार्मूला को यूज करने के बाद उसमें अपनी मर्जी की जो है ना परसेंटेज लगाते रहते हैं, 10 लगा दें, 11 लगा दें, 12 लगा दें। हमने ये कोशिश करनी होती है कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का जो आंसर है वो जीरो आ जाए। तो जिस परसेंटेज पे जीरो आएगा, दोनों प्रोजेक्ट की, एक प्रोजेक्ट ए की हम निकाल लेते हैं, उसकी जीरो आ रही है 17% पे, और एक आ रहा है 20% पे। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आईआरआर जिसका ज्यादा है वो जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल आपका रहेगा। ठीक है, तो अभी आप सिंपल अपनी अंडरस्टैंडिंग यही रखें कि जितनी आपको उसके ऊपर परसेंटेज मिलती है आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो आपका आईआरआर होता है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो बेटा आपने सिर्फ न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको ये आ जाए थ्योरी के तौर पे, तो फिर आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल बतानी है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। और यही वाली एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ, आप इसी को, सिंपल एग्जांपल्स को यही माइंड में रखें, और आप जो है वो इसी को पेपर में जो है वो पुट करके आ जाए, तो आपके मामला सेटल डाउन हो जाएंगे। सो बच्चे, ये चार टेक्निक्स जो है वो आपको पता नहीं चाहिए, यही चार टेक्निक्स आपसे पेपर में पूछी जाएंगी। पे बैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आईआरआर, और आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इनके ऊपर न्यूमेरिकल मौजूद है, थ्योरी के अंदर आपने सिर्फ इतना ही लिखना है। एंड आई नो कि थोड़ा सा ड्राई नेचर का सब्जेक्ट है, और बच्चे नीचे मैसेज में कह रहे हैं कि सर जी मर गए, लुट गए। नहीं, आपको केस सिनेरियो आएंगे तो बेटा वो न्यूमेरिकल पे आ जाएगा। अगर, जी जी पूछे अबू बकर, पूछे बेटा। अगर आपको केस सिनेरियो आएगा तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाएगा। नहीं, न्यूमेरिकल ज्यादा आसान है। न्यूमेरिकल इज मोर इजी। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बेटा, एक तो होता है पे बैक पीरियड, इसमें आपको ग्रुप्ड और सॉरी फिक्स्ड कैश इनफ्लो और वेरिएबल कैश इनफ्लो के जो है वो कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। फिक्स्ड कैश इनफ्लो और वेरिएबल कैश इनफ्लो के कॉन्सेप्ट को जो है वो जब आप पढ़ेंगे, तो वहां से जो है वो आपको ये आइडिया होगा। चलो, न्यूमेरिकल काफी टाइम टेकिंग है, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, वो अपलोड हो जाएगी, तो उसको देखने के बाद अगर कोई मसला मसाइल हो तो फिर आप जो है वो उसको देख लें। जो न्यूमेरिकल है ना अबू बकर बेटा, उसके अंदर मैंने इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर दिया हुआ है। बच्चे मैं बताया था इसका सवाल का जवाब। अच्छा, तो बच्चे अब यहां तक मुझे बताएं कि ये जो कैपिटल बजटिंग था, ये आपको समझ आ गया? बोरिंग तो नहीं लगा अभी तक यहां तक? ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये सवाल पेपर में अगर आया तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इस सवाल को ना सिर्फ अटेम्प्ट कर सकेंगे, बल्कि आप जो है वो इसको लेकिन समझें, इसको भी बार बार हमने करना है, 2-3 दफा मैं इसको दोबारा सवाल को पढ़ाऊंगा, और हर दफा जब हम पढ़ेंगे तो आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होती जाएगी। अच्छा अबू बकर बेटा, मैं आपको जो है ना, मैंने आपको बताया कि आपको उसके ऊपर मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गूगल ड्राइव पे। तो आपको उसके लिंक्स मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा सिर्फ एक आधा दिन जो है ना, आज का दिन ही कर लें कोशिश, कि मैं थोड़ा सा ना, क्योंकि आज के दिन में मेरी 2-3 असाइनमेंट्स हैं। अभी मैंने जो है वो किसी के साथ एक और भी 6 बजे की असाइनमेंट है, फिर 8 बजे की असाइनमेंट है। तो इस मैं उनसे फ्री हो जाऊँ तो फिर आपके जो है ना मामला कर दूंगा ना, मैं कहीं जा रहा हूँ ना आप कहीं जा रहे हैं, टाइम भी है, मौका भी है, और हर चीज़ है। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप छोड़ें इन चीज़ों को, मैं आपके साथ डायरेक्ट राब्ते में हूँ, तो परेशान नहीं होना आपने, ठीक है? तो ये बच्चे सवाल आपका हो गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये हमारा दूसरा टॉपिक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको आपने बड़े गौर से समझना है। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी?
टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है बेटा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये होती है, आज आपके हाथ में जो पैसा है उसकी कीमत फ्यूचर में आने वाले पैसे से ज्यादा है, ज्यादा बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मेरे पास 1,000 रुपए है, उसको मैं अगर आज किसी कारोबार में इन्वेस्ट करता हूं, तो शायद 5 साल के बाद अगर उसी 1,000 रुपए को मैं किसी कारोबार में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे फायदा नहीं होगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ पैसे की कीमत गिरती है, आपको पता ही है ना इस चीज का। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं। तो आज जो पैसे की वर्थ है, उसको आप जो है वो कैसे लेके चलते हैं, वो आपकी जो है वो, फॉर एग्जाम्पल बेटा देखें, मैं क्या आपको एग्जांपल दूं? हम्म, चलिए एक एग्जांपल मैंने जो दे दी आपको, वही जो है वो भी माइंड में रखिए, मेरे जहन में और से ऐसा एग्जांपल नहीं आ रही। आपने अपने किसी दोस्त को जो है वो लोन दे दिया 1,000 रुपए का, ठीक है, 1,000 रुपए का लोन दे दिया है, और वो आपको कहता है कि मैं आपको 5 साल के बाद 1,200 रुपए दूंगा। आप बड़े खुश हो जाते हैं, मुझे 5 साल के बाद 200 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। क्या आपने सही डील किया या गलत डील किया? गलत डील किया। 5 साल किसने देखा? 5 साल में वो मर गया, आप मर गए, पैसे लेके भाग गया वो, करेंसी का रेट जो है वो डाउन हो जाएगा, तो क्या करेंगे? तो ये गलत डीलिंग होगी। आपको वैल्यू ऑफ मनी को समझना होगा, ठीक है। और बेटा आपने तो शायद वो दौर नहीं देखा हुआ, एक ऐसा टाइम भी था पाकिस्तान के अंदर ही कि 1,000 रुपया बड़ी वैल्यू होती थी, लोगों की तनख्वाह 1,000 रुपया नहीं होती थी, लोगों की तनख्वाह 1,000 रुपया नहीं होती थी, 1,000 रुपये से कम होती थी। तो जाहिर सी बात है, वक्त चेंज हुआ, हर चीज की जो है वो वैल्यू डिक्रीज हो गई, पैसे की वैल्यू तो सबसे ज्यादा डिक्रीज, और पाकिस्तान में तो कुछ ज्यादा ही जल्दी जो है वो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है। अब हमने ये देखना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ मनी को। जी बेटा, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो वैल्यू ऑफ मनी को अफेक्ट करते हैं? इसमें एक बेटा आपका आ जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है वो क्या करता है, आपकी वैल्यू ऑफ मनी को डिक्रीज कर देता है। अगर इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पैसे की जो है वो कीमत क्या होगी, कम होती जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट किसी को पता है कि क्या चीज है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है बेटा, देखें, आपके पास दो ऑप्शन है। एक, बैंक कहता है कि आप हमारे पास जो है वो पैसा रखवाएं, अपना पैसा फिक्स कर दें, और हम हर साल आपको 1% जो है वो क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे या इंटरेस्ट देंगे उसके ऊपर। एक दूसरी ऑप्शन आपके पास ये थी कि आप किसी कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं और वो कारोबार आपको 5% जो है वो पोटेंशियल पॉसिबल रिटर्न देगा आपके बिजनेस पे। एग्जैक्टली exactly, अबू बकर। अब मुझे ये बताएं कि मैंने फैसला किया कि मैंने जो है वो 1% वाले ऑप्शन को पिक कर लिया कि भाई बैंक में पैसा पड़ा रहेगा, रिस्क नहीं है, कोई मेरा पैसा डूबेगा नहीं। यहां पर ये है कि पैसा पॉसिबल 5% रिटर्न है, लेकिन क्या हुआ कि वाकई ही 5% जो है प्रॉफिट आना शुरू होगा, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो जाया कर दी। एक सिंपल सी बात है कि आप जो है वो, आपके पास दो ऑप्शन है, सारा दिन स्टडी करते रहें या कुछ देर पार्ट टाइम जॉब कर लें। आपने फैसला किया कि मैं जो है वो सारा दिन स्टडी करूंगा, पार्ट टाइम जॉब नहीं करूंगा, तो फिर क्या हुआ? सारा दिन स्टडी करने से आपको पढ़ाई में तो आप आगे निकल गए, वो आप 2-3 घंटे 4 घंटे ना भी पढ़ते तो भी आपने जो है वो कर ही लेना था। लेकिन ये है कि आपने एक जो पार्ट टाइम जॉब से कुछ आपके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आपके हल हो सकते थे, उनको आपने, उस अपॉर्चुनिटी को आपने वेस्ट कर दिया है। ठीक है। उसके बाद
एक और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जांपल ये है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप या तो अपनी क्या करें, जो भी आपने कमाई की है उसको अय्याशियों में उड़ा दें। दूसरा ये कि अय्याशियों में ना उड़ाएं, थोड़ी सी सेविंग भी कर लें। क्योंकि जब फ्यूचर में जाके आपको पता चलेगा कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, खाली हो गया हूं मैं, तो फिर क्या होगा, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस करती है। ठीक है। और अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी कि आपने सेविंग नहीं की। तो ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एक फैक्टर होता है जो कि क्या करता है, आपके वैल्यू ऑफ मनी को डिक्रीज करता है। जब करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है आपके मुल्क की, तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे की वैल्यू भी कम हो जाती है। पहले आप जो चीजें इंपोर्ट करते थे वो सस्ते में आती थी, अब वो महंगी और लगना शुरू हो गई हैं। क्यों? क्योंकि आपके कंट्री की करेंसी वैल्यू जो है वो डाउन होना शुरू हो गई है। जैसे अब डॉलर्स, पहले शुरू शुरू में 1950s में जो है वो डॉलर, बिल्कुल दे सकते हैं, जिम्बाब्वे की हाइपर इन्फ्लेशन की एग्जांपल आप दे सकते हैं। 1950s के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $1 3 का था। $1 3 का था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ती गई। मुशर्रफ साहब के दौर में भी डॉलर की कीमत कुछ इतनी ज्यादा नहीं थी। फिर उसके बाद जब जमहूरियत हमारे मुल्क में आई, तो फिर उसने जो है वो आकर अपने फल जो है वो दिखाना शुरू किए। तो ये चीजें आपकी जो है वो क्या कहते हैं जाती हैं। अच्छा बच्चे, एक टाइम शायद आप लोगों को, आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, आप लोग तो मुशर्रफ के टाइम में भी वॉकर में होंगे या पैम्पर्स में होंगे, लेकिन मुझे तो याद है हम तो उस वक्त जवान होते थे। तो क्या कहते हैं, पाकिस्तान की जो करेंसी है एशिया में नंबर 3 में आती होती थी, तीसरे नंबर पे एशिया में आती थी। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, जियाउल हक के दौर में भी पाकिस्तान की करेंसी इंडिया से तो बहुत आगे थी। इंडिया हमसे पीछे था बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली। और उसकी वजह यह थी कि हमारे मुल्क के अंदर कुछ सडनली जो है ना पॉलिटिकल, हालांकि मिलिट्री के मामला पहले भी थे, हमें जो अफगान वार ने नुकसान पहुंचाया, और अफगान वार के बाद फिर हमें जो है वो जमहूरियत, हमारे मुल्क में इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वेव जो हमारे मुल्क में आई, और हमारे ताल्लुकात कुछ अमेरिका के साथ खराब हुए, और हमारा तालिबान को सपोर्ट करना, और फिर 9/11 आ गया। इसने हमें जो है ना 90s का जो डेकेड था ना, उसने पाकिस्तान को जो है वो बर्बाद करके रख दिया। वहीं से बर्बादी का जो शुरू हुआ, और वहीं से मेरे कायद भी वजीर आजम बने, और फिर वो वजीर आजम बनते गए और मुल्क का जो है बड़ा घर करते गए। तो ये 90s का जो पीरियड था ये पाकिस्तान के डाउनफॉल का। वरना अ, पाकिस्तान जो है वो शुरू में बहुत, आपको शायद याद हो, आपने पढ़ा भी होगा, पाकिस्तान ने जर्मनी को भी लोन दिया हुआ है। पाकिस्तान ने जर्मनी को भी फाइनेंशियल लोन दिया हुआ है, 60s में दिया हुआ है। ठीक है। आपको ये भी वीडियोस, कुछ पिक्चर्स होंगी जब अयूब खान पाकिस्तान के जो थे वजीर सदर पाकिस्तान थे, जब वो अमेरिका गए थे, वुड यू बिलीव कि अमेरिका जैसा कंट्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर न्यूयॉर्क में ऑफिशियल छुट्टी डिक्लेयर की गई थी। अमेरिका अपने सगे बाप के मरने में भी छुट्टी नहीं डिक्लेयर करते। उन्होंने पाकिस्तान के ऑनर में जो है वो छुट्टी डिक्लेयर की थी। लोग सड़कों पे खड़े हो गए थे आके देखने के लिए कि अयूब खान कैसा है। ये पाकिस्तान का जो है वो हिसाब किताब था। पाकिस्तान की बड़ी वर्थ होती थी। फिर पाकिस्तान ने जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो अपनी वैल्यू खुद ही गिरा दी। किसी ने नहीं गिराई, हमने खुद ही गिरा दी। खैर वापस आ जाते हैं बच्चे पाकिस्तान के, रोना और कितना रोएंगे। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है रिस्क इन्वॉल्व। आपके जो रिस्क इन्वॉल्व जो है इसमें, अच्छा ये मुझे ना एक बड़ी मजे की बात है, माजरत के साथ पीटीआई के जो दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, मेरा एहतराम, बराबर एहतराम है। मैं हर सियासी जमात और हर सियासी जमात के फॉलोअर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हर जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि क्या करते हैं, ये जो 2021 में आप लोगों ने मौलाना तारिक जमील साहब को बिठा के आपने दुआएं कराई थी, या अल्लाह तूने हमें बाजवा जैसा हुक्मरान दिया है, इसकी हिफाजत फरमा, वो क्या था स्पेशल जो है वो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बकायदा से जो है वो ये मुनक्किद किया था। मुझे इस बात की समझ नहीं है, व्हाट वाज दैट थिंग। ये वीडियोस मैंने संभाल के रखी हुई हैं।
नहीं, ये जो है वो पीटीआई ने खुद मुनक्किद कराया था एयर वाई के साथ मिलके, मेरे पास सारे सबूत मौजूद है। तो ये फिर अचानक से जो है वो क्या हुआ, मैंने एक पिक्चर देखी, उस पिक्चर पे लिखा हुआ था कि अच्छा खासा घराना था, एक तावीज उल्टा हो गया और सारी दुनिया जो है वो पलट गई। एक तावीज उल्टा पड़ गया। तो बच्चे अच्छा वापस आ जाता है रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क इन्वॉल्व ये है कि आपका रिस्क यही होता है ना पैसे में, कि आपका पैसा डूब सकता है, कोई बंदा आपको पैसा वापस ही ना करे। जिस बंदे ने आपसे लोन लिया है, अब जैसे मुझसे अभी तक जो है वो कम से कम 10 लाख जो है वो कुछ लोगों ने लोन लिया हुआ है। एंड बिलीव कर लें कि देखिए ना, पैसे की जरूरत हर इंसान को होती है, चाहे मैं हूं या आप हैं, जो भी, हर इंसान को जो है वो, जो आज के दौर में जिस तरह का टाइम चल रहा है, तो जरूरत होती है हर इंसान को। तो अब वो लोग मुझे जो है वो पैसा जो है ना, मुझे मांगते हुए शर्म आती है, उन्हें देते हुए शर्म आती है। तो ये भी रिस्क हो गया कि अब मुझे उनसे मिल नहीं रहा, और वो देते हुए शर्माते हैं, मैं मांगते हुए शर्माता हूं, तो मसला जो है ना खराब हो गया। ये है रिस्क इन्वॉल्व। तो आपको रिस्क जो है वो ये भी बर्दाश्त करना पड़ सकता है अपनी। इसलिए भी कहते हैं कि पैसे को जो है वो जरा तरीके से इस्तेमाल करें। उसके बाद बच्चे और क्या हो सकता है आपका, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी इंक्रीज कर जाती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी जब इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो, अ, हाँ, पॉलिसी रेट का भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, जब मुल्क के अंदर नेचुरल डिजास्टर्स आ जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए तो भी जो है वो, या इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए तो भी आपकी जो है वो, आपके जो है वो क्या कहते हैं, करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो बच्चे समझ आ गया कि पैसे की वैल्यू गिरती किस वजह से है। अच्छा, इस चैप्टर को ना थोड़ा सा आप 1 मिनट रुक जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, हाँ जी। सर, माय ब्रदर इज लाफिंग एट मी फॉर बीइंग इन पैम्पर्स नेट। अच्छा, देखिए बेटा, बात ये है कि जो है ना, अब एक मेरी बात जरा गौर से सुने कि हम लोग, क्या होता है कि बाज़ औक़ात कंज्यूम ज्यादा करते हैं, सेविंग कम करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक चीज है, हर कोई जो है वो उसी को खरीदना चाहता है। ठीक है, उसकी डिमांड मार्केट में बहुत है। जब मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा होती है, आप अननेसेसरीली भी उसको खरीद रहे हैं, तो मार्केट में कभी कभी उसकी शॉर्टेज भी हो जाती है। जब मार्केट में उसकी शॉर्टेज हो जाती है तो फिर क्या होता है, फिर उसकी प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। फिर जब प्राइस उसकी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो बहुत सारे लोगों के जो है वो दस तरह से वो चीज बाहर निकल जाती है, उसकी जो है वो, क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलना चाहिए, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर से जो है वो बाहर निकल जाती है। इसी तरह बेटा, बाजुकात क्या होता है कि आप चीजों को जो है वो स्पेंड, बहुत आपकी स्पेंडिंग ज्यादा हो और आपकी प्रोडक्शन कम हो। आपकी, बेटा जब हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस पढ़ेंगे ना, वहां पर पॉलिटिकल उसमें, करंट अफेयर्स में और पाकिस्तान अफेयर्स में, तो वहां पर इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर मैं आपको दूंगा, जिसमें ये जो सारी टर्म्स हैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ये लंबी चीज है, इसको कुछ एग्जांपल से समझाना पड़ेगा, तो वहां पर ये सारी जो है इकोनॉमिक टर्म समझ आ जाएंगी। सुन लें बेटा, बात ये है कि अ, मेरी एग्जांपल माइंड से निकल गई, जो क्या कह रहा था, हाँ। जब आप चीजों को
स्पेंड ज्यादा करते हैं और प्रोडक्शन कम करते हैं। जब आपकी प्रोडक्शन कम होगी, कंजम्पशन ज्यादा होगी, तो फिर क्या होता है, आपको वो चीजें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर वीट की जो प्रोडक्शन है, अब पाकिस्तान जैसा मुल्क यूक्रेन रशिया से जो है वो वीट मंगवाता है। हम जो कहते हैं कि पाकिस्तान की 60-70% इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चरल है, हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, हमारी मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो है एग्रीकल्चर है, और हमारा ही मुल्क जो है वो रशिया से यूक्रेन से वो गंदम जो है वो इंपोर्ट करता है। तो जाहिर सी बात है कि आपकी डिमांड तो बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन आपकी जो प्रोडक्शन है वो जो है वो कम होती जा रही है। तो फिर क्या होता है, आप जो है वो आपके मुल्क में महंगाई आना शुरू होती है और लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो बच्चे यहां तक समझ आ रही है? आई नो थोड़ा सा ड्राई है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग जो है वो कुछ समझ ही जाएंगे इसको। उसके बाद बच्चे आपका आ जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो है वो। बच्चे ये तो यही तो सबसे बड़ा मसला है, मैं अक्सर इसके ऊपर बात करता हूँ कि अब पाकिस्तान के अंदर ये जो हाउसिंग सोसाइटीज, ये जो लैंड माफिया, इसको माफिया ही कहना चाहिए, इन्होंने भी बड़ा रोल प्ले किया है। जहां पे खाली जगह देखते हैं वहां पर टोया डालते हैं और सोसाइटीज बनाना शुरू कर देते हैं। पंजाबी में टोया उसको बोलते हैं ना, खड्डे को बोलते हैं। वहां पे जो है वो सोसाइटीज बनाना शुरू कर देते हैं। अब देख लें लाहौर के अंदर अगर हम बात करें, फिरोजपुर रोड पे जब आप निकलें, जब फिरोजपुर रोड पे आप जाते हैं तो जैसे ही पहले फिरोजपुर रोड पे जो है वो सारे विलेजेस होते थे, अब क्या है, अब वहां पर जो है वो बेटा विलेजेस में फसलें वगैरह खत्म करके वहां पर सोसाइटीज बनाना शुरू कर दी। हर मसल्ली ने उठ के जो है वो छोटी छोटी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज बना के जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया एग्रीकल्चर का। क्योंकि उसमें ये जो लैंड ग्रैबर्स है, ये जो लैंड माफियाज हैं, इन्होंने पैसा दिखाना ज्यादा शुरू कर दिया है। प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। रायवन रोड पे चले जाएं, रायवन रोड पे चले जाएं, वहां पर भी यही है कि सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज ही बनी जा रही हैं। कई के मुरब्बे, कई के एकड़ पे जो है वो जमीनों को जो है वो खरीदा जा रहा है, और प्रॉफिट आपको ज्यादा मिल जाता है। वो जो किसान होते हैं वो कहते हैं जी प्रॉफिट आ गया, बस ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, उसी सोसाइटी में जो है वो उनको घर भी मिल जाते हैं। तो इसका एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि एक शहर के अंदर इतने परसेंट जो है वो विलेज एरिया या एग्रीकल्चरल एरिया जो है वो रहना चाहिए, वहां पर आप नहीं कर सकते कोई और हाउसिंग सोसाइटीज बना सकते। वेस्टर्न कंट्रीज बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर ये कानून है कि आप वहां पर एग्रीकल्चरल एरिया को ना बेच सकते हैं, अपना प्रॉफिट कमाएं, लेकिन उसको लैंड पर्पज के लिए या हाउसिंग के पर्पज के लिए जो है वो नहीं सेल कर, इतना एक परसेंटेज आपने मेंटेन करके रखनी है जिससे जो है वो फूड इनसिक्योरिटी पैदा ना हो। ये बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री, यूरोप में सारे तकरीबन यही वाला रूल है कि आप जो है वो एक आपने एक खास रेशो तक जो है वो अपने कंट्री साइड को मेंटेन करके रखना है, ताकि आपकी जो जरूरियात हैं खुराक की वो जो है वो पूरी होती जाए। हम ना एग्रीकल्चर वाली साइड पे हैं, ना जो है वो हम लोग इंडस्ट्रियल साइड पे, हम पता नहीं किस साइड पे हैं। खैर वापस आ जाते हैं बच्चे। रोना पीटना जो है वो हमने मचाया हुआ है इस बिजनेस एड के अंदर। टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बेसिकली दो हैं। ये बेसिकली न्यूमेरिकल की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। तो आपने इसको सिर्फ समझना है, और उसके बाद इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप बाद की स्टेज में देखेंगे। आप सिर्फ थ्योरी के हिसाब से देखें। इसमें दो टेक्निक्स हैं, एक है बेटा आपकी कंपाउंडिंग टेक्निक्स, कंपाउंडिंग टेक्निक्स, या इसको जो है वो हम लोग फ्यूचर वैल्यू टेक्निक बोलते हैं। दूसरी जो है आपकी वो है डिस्काउंटिंग टेक्निक। इसको हम प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। अब डिस्काउंटिंग टेक्निक और कंपाउंडिंग टेक्निक या फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक क्या होती है? अगर मैं आपको कहता हूं अबू बकर आप मुझे 5,000 रुपए दें, और मैं आपको जो है वो फ्यूचर मतलब कितने पे इंटरेस्ट रेट होगा
5% इंटरेस्ट रेट पे जो है ना मैं आपको 5 साल के बाद इतने पैसे वापस करूंगा। अबू बकर कहता है लेट मी कैलकुलेट। अबू बकर कैलकुलेट करेगा और पता चलेगा फ्यूचर में जो है ना मैं इसको 5500 रुपए वापस करूंगा मिसाल के तौर पे। तो ये है फ्यूचर वैल्यू टेक्निक, इसे कंपाउंडिंग टेक्निक बोलते हैं, जिसमें आपको इनिशियल अमाउंट पता होती है कि आपको क्या आपने कितनी देनी है और उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, और फ्यूचर आपने फाइंड करना है कि मुझे 5 साल बाद इस इंटरेस्ट रेट पे कितना पैसा मिलेगा। ये है फ्यूचर वैल्यू टेक्निक या कंपाउंडिंग टेक्निक। बात समझ आ गई है? सिंपल, आपको प्रेजेंट वैल्यू पता है कि प्रेजेंट पैसे आपने कितने देने हैं और उस पर कितना इंटरेस्ट लगाने के बाद 5 साल के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, तो वो आपको 5500 मिलेंगे। ये जो 5500 निकला है ये आपकी फ्यूचर वैल्यू टेक्निक से निकला है। और डिस्काउंटिंग टेक्निक में क्या होता है, मैं कहता हूं कि अबू बकर मैं आपको 5 साल के बाद 6000 रुपया दूंगा और इंटरेस्ट रेट होगा 5%। तो आप मुझे कुछ पैसे अभी उधार दे दें। अबू बकर बैठेगा सोचेगा कि अगर सर मुझे 6000 रुपया देंगे 5% इंटरेस्ट रेट पे, तो अभी मैं सर को कितने पैसे दूं। तो वो जो अभी किसने मुझे कितने पैसे देने हैं वो होती है डिस्काउंटिंग टेक्निक या प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। अब वो पता चल गया जी 5200 रुपया जो है वो ये मुझे देगा, कि अभी ये मुझे 5200 रुपया दे तो 5 साल के बाद जो है वो 5% रेट पे 6000 रुपया ये मैं इसको वापस करूंगा। बात समझ आ गई है? प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक में आपको फ्यूचर की वैल्यू पता होती है, आज आपने कितना देना है वो कैलकुलेट करना है। बेटा मेरी बात समझ आ रही है? प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक और फ्यूचर वैल्यू टेक्निक की जिस जिसको समझ आ गई प्लीज रेज योर हैंड, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए फिर आगे मूव करें। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अब ये आपकी होती है डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग टेक्निक्स। अब इनके फार्मूलाज भी कुछ हैं, वो लिख लें आप। मैं कंपाउंडिंग टेक्निक का पहले फार्मूला लिख दूं, इसको मैं जरा ना ऐसे बाय हैंड इसको लिखूंगा तो आपने जरा इसको समझ लेना है। बेटा ये होता है फ्यूचर वैल्यू एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 + R और टी। ये फार्मूला है। वहां वो तो ऑब्वियसली पैसे की वैल्यू वो नहीं होगी। वो पैसे की वैल्यू हो ना हो, वो आपको यही तो बता रहे हैं कि आप फ्यूचर में कैलकुलेट कर लें जो 6000 रुपये आ गया, आप कहेंगे नहीं जी मैं नहीं करता। ये तो सिर्फ आपको कैलकुलेट करने के लिए बताया जा रहा है कि आपने इस तरह से अंदाजा लगाना है कि इतने पैसे मिल जाएंगे मुझे। तो वो आपने फिर बाद में वो पैसे लेने हैं या नहीं लेने वो बात की बात है। ये आपका हो गया फ्यूचर वैल्यू। एफ वी रिप्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू, पीवी रिप्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू, वन जो है वो आपका वन को रिप्रेजेंट करता है, आर जो है वो क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस रेट पे आप दे रहे हैं, और टी क्या है आपका टाइम है। अगर आपको इनकी वैल्यूज बता दी जाए तो क्या आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं? बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है कि आपको बता दिया जाए कि जी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो किसी चीज की वो है 5000 रुपये, ठीक है, 5000 रुपीज है, और रेट जो है वो 5% है, और 3 साल के लिए पैसे दिए, तो आपने सिंपली जो है वो पीवी की जगह पे 5000 पुट करना है। ब्रैकेट में 1 + 0.5 आ जाएगा, क्योंकि 5% को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 ही बन जाएगा, और टी यहाँ पे 3 है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो जो आपका आंसर आएगा वो आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी। हाँ जी, बिजनेस एड के पेपर में कैलकुलेटर अलाउ है, साइंटिफिक भी दूसरा भी दोनों ही अलाउ हैं। एग्जैक्टली ये वही वाला फार्मूला है इंटरेस्ट, ये एक्चुअली वही है, आप जो आप इंटरेस्ट कह रही नहीं वही है। तो ये नोट कर लिया था फार्मूला आप लोगों ने। उसके बाद बचे प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लिख लें। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + R रेज टू पावर टी।
प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁻⁻t। इसके अंदर वैल्यूज पुट करें और आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। दिस इज डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो ये बेटा हमारा प्रेजेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जिस जिसको ये टॉपिक समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड ताकि हम अगले टॉपिक में मूव करें। बेटा इस ये जो बिजनेस ऐड के अंदर अभी मैंने जितने टॉपिक करवाए हैं ये सारे इसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गैस हैं, और अभी तक बिजनेस ऐड में जितने भी टॉपिक किए हैं वही आपके गैस क्वेश्चंस भी हैं। वही नॉर्मली उन्हीं टॉपिक्स में से आपका पेपर बनता है। और अगेन मैं फिर बता दूं आपकी तसल्ली के लिए कि ये बिजनेस ऐड एक दफा नहीं, कम से कम अभी हमने इसको 2-3 बार दोबारा से रिवाइज करना है। फर्स्ट टाइम में आपको जितनी समझ आई है, सेकंड टाइम जब हम करेंगे तो ये उससे जल्दी खत्म भी हो जाएगी और जल्दी जो है वो आपको समझ भी आना शुरू हो जाएगी, और तीसरी दफा फिर और भी जल्दी आपको समझ आ जाएगी। तो मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ। अब बच्चे आपका आ जाता है परपेचुइटी। व्हाट इज परपेचुइटी? ये क्या मुसीबत है? अब ये नई मुसीबत निकल के आ गई परपेचुइटी। एक चीज खत्म नहीं होती है, दूसरी आ गई है, दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है। बेटा परपेचुइटी ये होती है अनलिमिटेड टर्म्स तक आप कोई पेमेंट जो है वो पे करते रहे तो वो आपकी बल्ज बोल बन जाती है परपेचुइटी। ऐसे कैसे हो सकता है कि अनलिमिटेड टर्म्स तक आपने पेमेंट करनी है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी पेमेंट कब खत्म होनी है? कोई ऐसी चीज माइंड में है जिसमें आपको पता चले कि हाँ यार ये चीज जो है वो वाकई उसमें फॉल कर सकती है? आपकी जो पेंशन होती हैं, जो हमारी पेंशन होती है, पेंशन क्या होता है? आपको जब तक आप मर नहीं जाते आपको मिलने ही मिलने हैं। इंश्योरेंस भी आप कह सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती है वो भी इसी में फॉल करती हैं। लेकिन उसमें भी एक टर्म में होती है ना, इंश्योरेंस में भी तो एक टर्म, एंडिंग टर्म होती नहीं है? क्या आपको पता है कि आपने इतनी जो है वो पे करनी है? तो इंश्योरेंस शायद इसमें फॉल नहीं करेगी, इंश्योरेंस इसमें नहीं आएगी, पेंशन इसमें फॉल करेगी। हाँ जी, पेंशन इसमें नहीं फॉल, पेंशन फॉल करेगी। और या आपको जो आपके प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आपके जो आप कॉपीराइट कोई चीज कराते हैं किसी अपनी प्रोडक्ट को, तो उसके भी आपको कुछ पैसे मिलते हैं। जो आपके पेटेंट्स होते हैं वो भी आपको मिलते रहते हैं जब तक जो है वो आप जिंदा हैं। आपको ये जो मूवीज होती हैं, जो सिंगर्स होते हैं ना, इनको भी जो है ना, जो गानों की मद में, मूवीज की मद में कुछ रॉयल्टीज मिलती हैं। जब तक वो गाने चलते रहेंगे, मूवीज चलती रहेंगी, उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट का जो है वो हिस्सा उनको एनुअली मिलता रहता है। आप एक गाना गा लें और उसके बाद जो है ना आप जिंदगी भर उसी गाने के ऊपर जिंदा रह सकते हैं, आपको रॉयल्टीज मिलती रहती हैं। जैसे पीएसएल का हो गया वो, अली जफर का। बात समझ आ गई? ये आपकी परपेचुटी होती है कि आपको ये इन्वेस्टमेंट, ये पेमेंट्स तब खत्म होंगी जब आप इस जहाने फानी से कूच कर जाएंगे। जब आप इस जहाने फानी की जान छोड़ देंगे तो फिर जो है वो ये बंद हो जाएगी, अदरवाइज ये चलती रहेगी। चाहत फतेह अली खान भाईजान वो कौन है? ठीक है, जिन पे मिलियन व्यूज हैं, सही है।
मुझे लगा आप राहत फतेह अली खान साहब के बारे में बात करें। अब बेटा इसकी जो है ना परपेचुटी का जो है ना अ, आपको एक फार्मूला बता दो, यही परपेचुटी का जो है ना फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी, पीवी। इसको प्रेजेंट वैल्यू में नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, सॉरी, यहाँ परपेचुटी, ठीक है, इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय आर। नाउ सी क्या है? सी आपका है जो पेमेंट्स आपने पर मंथ जो है वो पे करनी है, या आपको मिलती है, जो पेंशन आपको मिलती है, ठीक है, जो आपके पास पैसे आते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है उसको 10,000 रुपये माहाना पेंशन मिलती है, ठीक है, और रेट क्या है आपका? आज जो है वो रेट है कि 5% जो है वो रेट पे आपको जो है वो इतनी पेंशन मिलती है, ये इतने पैसे आते हैं। तो आपने उसकी जो है ना प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेनी, तो जो भी आएगा वो आपकी जो है वो परपेचुटी निकल के आ जाएगी कि इतनी जो है वो परपेचुटी जो है वो आपको पे की गई है। आर इंटरेस्ट रेट को शो करता है, ठीक है, आर फॉर इंटरेस्ट रेट। तो ये परपेचुटी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कभी नहीं है, कुछ छोटा सा आपको जो है ना एफपीएससी ये भी करती है बाजुकात, वो आपको एक सवाल देती है, एक टेबल दे दी, तो उस टेबल में कुछ वैल्यूज लिखी होती हैं, और वो उसमें कह देगी क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द परपेचुटी ऑफ गिवन डाटा। तो आपने टेबल में से अपनी सी की वैल्यू निकालनी, आर की वैल्यू निकालनी, कैलकुलेट करना, परपेचुटी निकल के आ गया। दूसरा सवाल, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यूज यहां से हम देखेंगे, उसको पुट करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, आपका प्रेजेंट वैल्यू, फिर फ्यूचर वैल्यू वो आ जाएगा। फिर आपको कहेगा एन्यूटी फाइंड कर दें, आपने एन्यूटी का फार्मूला आपको पता है, आप टेबल देखेंगे, टेबल में जो जो चीजें आपकी रिक्वायर्ड है वो निकालेंगे, उस वैल्यूज को पुट करेंगे फार्मूला के अंदर, आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला सवाल इस तरह से ज्यादा आसान हो जाता है कि आपको एक टेबल दे दिया जाता है, फार्मूलाज आपको याद है, हर सवाल के टेक्निक्स आपको क्लियर हैं, तो 2 मिनट में जो है वो आपको पता चल जाती है। आप 2 मिनट में सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, और ये सीधा सीधा 20 नंबर आपको देता है। एक नंबर भी आपका नहीं कट सकता अगर आपका न्यूमेरिकल ठीक है, तो आपको पूरा पूरा 20/20 मिलता है। और इसमें एक और चीज, अगर आपका सवाल गलत भी है लेकिन आपने स्टेप्स ठीक हैं, तो आपको स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। तो ये बच्चे आपका हो गया परपेचुटी। उसके बाद एक लफ्ज होता है एन्यूटी। व्हाट इज एन्यूटी? आप लोग पहले बताना शुरू करें। ये हमारा आखिरी टॉपिक है, और उसके बाद रेशियो एनालिसिस आपको सेकंड राउंड में हम लोग डिस्कस करेंगे उनको, या उनको साथ साथ एक एक फार्मूला जो है वो डेली बेसिस पे सेंड करता रहूंगा, तो आप समझ भी आती जाएगी और आप करते भी जाएंगे उसको। जी बच्चे, व्हाट इज एन्यूटी? एन्यूटी बेसिकली बेटा एक, वो भी पता चल जाते हैं। एन्यूटी बेसिकली क्या होती है, आपने एक खास पीरियड तक कुछ पेमेंट्स करनी होती है, ठीक है, आपने खास पेमेंट्स करनी होती हैं। जी, एन्यूटी क्या होती है, आपने एक खास पीरियड तक कुछ पेमेंट्स पे करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपने एक घर इंस्टॉलमेंट पे लिया है, अब उस घर की इंस्टॉलमेंट आप सारी जिंदगी पे करते रहेंगे? नहीं, आप एक खास 2 साल, 1 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, खत्म हो जाएगी ना, खास मुद्दत तक आपने पे करनी है, तो वो आपकी एन्यूटी कहलाती है। अब इसमें दो तरह की एन्यूटीज होती है, एक होती है ऑर्डिनरी एन्यूटी और एक होती है
ऑर्डिनरी एन्युटी, और दूसरी होती है आपकी एन्युटी ड्यू। ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू। अब ये क्या होती है? ऑर्डिनरी एन्युटी ये होती है कि आपने फिक्स्ड पेमेंट्स पे करनी है, लेकिन हर टर्म के एंड पे, टर्म के एंड पे। और एन्युटी ड्यू, आपने पेमेंट्स करनी है लेकिन स्टार्ट ऑफ टर्म पे। जैसे हम सेमेस्टर फीस अपनी पहली पे करते हैं या बाद में पे करते हैं? ओहो बेटा, हम अपनी सेमेस्टर फीस पहले पे करते हैं या बाद में पे करते हैं? तो पहले पे करते वो एन्युटी ड्यू होगी या एन्युटी ऑर्डिनरी होगी? वो एन्युटी ड्यू होगी। हम लोग अपने घर का रेंट, अगर आप रेंट पे रहते हैं कोई शख्स, तो घर का रेंट आप मंथ के एंड में पे करते हैं या मंथ के स्टार्ट में पे करते हैं? मंथ के एंड पे वो एंड पे कहाँ से पे करते हैं? मंथ के स्टार्ट में वो किराएदार आ जाता है कि किराया निकालो। आप हमेशा एक जो है वो पेमेंट इन एडवांस में पे करते हैं, और उसके बाद वो एक फिक्स डेट रख देता है कि 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख तक वो आपने जो है वो किराया देना होता है। तो ये एंड पे नहीं होती रेंटल पेमेंट, या आपके घर का जो रेंट होता है वो आपने इनिशियली देना होता है। इसी तरह आपकी सैलरीज, कंपनी वालों के लिए वो एन्यूटी ड्यू होगी या एन्यूटी ऑर्डिनरी होगी? जो आपकी सैलरीज होती हैं वो स्टार्ट में आती हैं, स्टार्ट ऑफ द मंथ आ जाती है, लेकिन आजकल तो गवर्नमेंट जो है वो 3 3 महीने से भी रोक के बैठ जाती है। इसी तरह आपने जो घर में केबल लगवाई हुई है, तो केबल की जो फीस है मंथ के एंड पे देते हैं या स्टार्ट में देते हैं? या इंटरनेट लगवाया हुआ, इंटरनेट के चार्जेस मंथ के स्टार्ट में देते हैं या बाद में देते हैं? स्टार्ट में देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी किस में फॉल करेंगी? एनयूटी ड्यू में। इसी तरह आपने हर साल के एंड पे अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे करना होता है, लेकिन मिलेगी तो मंथ के स्टार्ट में ना बेटा। मंथ पूरा करने के बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो मंथ के स्टार्ट में। आपकी जो ईयरली प्रॉपर्टी टैक्स जाता है, लैंड रेवेन्यू टैक्स आपका जो जाता है, वो आप स्टार्ट में दे पे करते हैं या साल के एंड होने पे करते हैं? वो साल के एंड पे पे करते हैं। तो वो आपका क्या होगा? एन्यूटी ऑर्डिनरी होगा। ठीक है। आपने कोई मेंबरशिप फीस, कोई किसी ग्रुप की मेंबरशिप ली हुई है, तो वो मेंबरशिप फी आप हमेशा एक टर्म खत्म होने के एंड पे करते हैं, तो वो एंड में पे करनी होती है। तो ये आपकी क्या होती है? ऑर्डिनरी एन्यूटी होती है। ठीक है। तो ये समझ आ गया एन्यूटी का, एन्यूटी ऑर्डिनरी और एन्यूटी ड्यू का जो है वो फर्क आपको। राइट। अब बच्चे इसमें, अब ये जो ऑर्डिनरी एन्यूटी है, इसमें दो चीजें आती हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी, और दूसरी होती है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी। सेम यहां पर भी ये होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू। नहीं, आज ये आखिरी टॉपिक हमारा, बस हमने ये चीजें करनी भी नहीं है। एफडीआई प्राइवेट, ये हम जो है ना, इसको किसी और लेक्चर में इसको रख लेंगे, या इसको पाकिस्तान अफेयर्स के साथ करंट अफेयर्स में मर्ज कर लेंगे। आज के बिजनेस एड के जो टॉपिक्स हैं उनमें बस ये आखिरी टॉपिक है। तो इनके फार्मूलाज हैं, वो फार्मूलाज मैं आपको लिखवा देता हूँ, या उनकी अगर आप कहें तो मैं पिक्चर शेयर कर देता हूँ। क्या चाहते हैं, पिक्चर शेयर कर दूं या फार्मूलाज लिखवा दूं? ठीक है, पिक्चर मैं शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जो है वो इसको कर लीजिएगा। अब ये स्क्रीनशॉट ले लें, और एक छोटी सी असाइनमेंट जो है वो आपने करके आनी है। असाइनमेंट ये है, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं? व्हाट आर फाइनेंशियल मार्केट्स? व्हाट आर देयर टाइप्स? उनकी टाइप्स क्या है?
फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, उनकी टाइप्स क्या है, और उनका काम क्या होता है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, ये आपने बताने हैं। और अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो हम ऐसा डिस्कस कर सकते हैं उसको। फाइनेंशियल मार्केट्स एंड देयर टाइप्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बस हमने इतना ही करना था। अब बच्चे मुझे एक बात बताएं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफी बच्चों को डरावना भी लगता है, लेकिन ये कंपैरेटिवली समझ आने वाला है या नहीं है? एटलीस्ट आपको बिजनेस के बारे में जो है वो कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है कि ये चीज है क्या और इसको करना क्या है। बच्चे रिप्लाई करने वाला जो मामला है ना बड़ा ही खतरनाक है। एक्चुअली मेरे पास दो मोबाइल हैं। एक ये जो मेरा अपना ये वाला मोबाइल है, इस पे व्हाट्सएप नंबर है। ये मेरे पास सिर्फ जब मैंने कभी कोई पोस्ट करनी हो या कोई टाइम टेबल शेयर करना हो उस वक्त, वरना मैं इसको बहुत कम देखता हूँ। मैं अपने दूसरे नंबर पे होता हूँ, और दूसरा नंबर प्राइवेट नंबर है तो ऑफिशियल उसको मैं शेयर नहीं करता किसी के साथ भी, वरना वहां पर भी बच्चे फिर मैसेज करने लग जाएंगे, तो मैसेज ऊपर नीचे हो जाते। क्लास के अंदर अगर आपको कोई चीज हो तो आप जो है वो इस तरह जैसे आप डिस्कस करें वैसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और वो एक शेर है, जिस दौर में